विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में गद्य नंबर 6 घर निबंध का अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले वीडियो में इस निबंध के पूर्वार्ध के बारे में हमने अभ्यास किया। दूसरे वीडियो में इस निबंध के मध्य भाग का अध्ययन किया। आज हम इस निबंध के उत्तरार्ध के संदर्भ में अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पूर्वार्ध के संदर्भ में जब इस निबंध का प्रारंभ किया तो इस निबंध के पूर्वार्ध में भोलाभाई पटेल जो है वह अपना पुराना घर जो गांव में है उसी घर को बेचने का निर्णय करते हैं। जब घर बेचने का निर्णय करने के बाद लेखक के मन में जो व्यग्रता यानी कि व्याकुलता जो महसूस होती है उसका वर्णन इस निबंध के पूर्वार्ध में देखने को मिलता है। जब पूर्वार्ध का अध्ययन करने के बाद जब हमने दूसरी वीडियो में इस निबंध के मध्य भाग का अध्ययन किया तो मध्य भाग में जब हमने देखा तो लेखक भोलाभाई पटेल जो है वह अपने पुराने घर और पुराने घर के साथ अपनी जुड़ी हुई पुरानी यादों को वो प्रस्तुत करते हैं। तो उसी के संदर्भ में भी हमने अध्ययन किया। आज हम इस निबंध के उत्तरार्ध के संदर्भ में अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, कि जब मध्य भाग में जब हमने देखा कि लेखक ने अब निर्णय पक्का कर लिया है कि अब इस घर को बेचना ही है, लेकिन जब घर को बेचना ही है तो एक बार पूरे परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए उस घर में रहने के लिए जाने का वो निर्णय करते हैं। और इस प्रकार पूरा परिवार गांव के पुराने घर में रहने के लिए आते हैं। अब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सुना घर गूंजने लगा। लंबे अरसे के बाद ये पुराना घर आज खुला, क्योंकि पुराना घर हमेशा बंद ही रहता था, क्योंकि लेखक अपने पूरे परिवार के साथ शहर में स्थायी हो गए थे। अब लेखक ने निर्णय लिया है कि इस घर को बेचना ही है, तो पूरे परिवार के साथ थोड़े दिनों के लिए इस घर में रह लेते हैं। तो कई समय के बाद ये पुराना घर जो बंद हमेशा रहता था वो आज खुला और पूरे परिवार के सदस्यों के साथ ये घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ में ले गया था। मेरा एक जो मित्र है नगरवासी, उसे भी हम साथ में ही लाए थे ये घर देखने के लिए। पुराने दिन वापस लौट आए थे। लेखक जब अपने पूरे परिवार के साथ इस पुराने घर में जब आते हैं तो लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे पुराने दिन वापस आ गए हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न रहने लगी। देखिए इतना परिवर्तन। घर भावनाओं का प्रतीक है। जब ये लेखक अपने पूरे परिवार के साथ अपने इस पुराने घर में थोड़े दिनों के लिए जब रहने के लिए आए तो यहाँ आने से लोगों के हृदय में किस प्रकार का बदलाव आया है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मेरी माँ जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी तभी से किसी भी कार्य में वो रुचि नहीं लेती थी, लेकिन जब से हम इस घर में आए तभी से वह भी
प्रसन्न रहने लगी है और उसके चेहरे पर भी एक प्रकार की प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवारें मुझे उलाहना देने लगी। लेखक यहाँ कहते हैं कि अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी है। उलाहना, तो विद्यार्थी मित्रों, उलाहना का अर्थ है शिकायत, और दूसरे शब्दों में कहे तो उपालम। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि ये घर की प्रत्येक दीवारें मुझे शिकायत करती है। दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार ककहरा लिखा और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहाँ जाकर बैठा। लेखक जब यहाँ शहर से गांव और गांव के ये पुराने घर में आए तो बाल्यावस्था में जब विद्यार्थी काल में वह जिस जगह पर बैठकर पढ़ाई करता था उसी जगह पर जाकर बैठता है। वहाँ भीत से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई। भीत यानी दीवार। जब मैंने भीत से यानी कि दीवार से टेका तो इन्होंने मुझे अंदर से हिला दिया। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। जब मैंने पीछे जिस दीवार को टेक कर मैं बैठा था तो उन्होंने इस दीवार ने मुझे अंदर से हिला दिया, तो मैंने पीछे देखकर उस दीवार पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने दिन बाद आए और अब बस हमेशा के लिए। अटक जाती है, यानी कि दीवार लेखक से ये कहती है कि एक तो इतने दिनों बाद आए और अब हमेशा हमेशा के लिए हमसे अलग हो जाओगे, ऐसा दीवार कहती है। ऐसा एहसास लेखक को होता है। मैं व्यग्र हो गया। लेखक कहता है कि ये आवाज़ जब मैंने महसूस की तो मैं व्यग्र हो गया। व्यग्र यानी व्याकुल, परेशान। लेखक कहता है कि मैं व्यग्र हो गया। आंगन में खाट बिछा कर बैठ गया। हमारा जो आंगन है उसी आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। अब वहाँ खाली नाद थी। अब वहाँ खाली नाद थी। नाद का मतलब है आवाज़। खूंट थे परंतु ढोर डंगर नहीं थे। परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे। जहाँ लेखक कहता है कि मैं जिस जगह पर लेखक खटिया बिछा कर बैठे हैं वहाँ लेखक देखते हैं तो सिर्फ खूंट ही थे। खूंट का मतलब होता है, गुजराती का अर्थ है उसका खीलो, कि જ્યાં આપણે પશુઓને બાંધીએ તો એને ખૂંટ यानी कि ખીલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો ખૂંટનો अर्थ થાય છે ખીલો। परंतु अब ढोर डंगर यानी कि पशु तो थे नहीं, क्योंकि जब लेखक के पिता की मृत्यु हो गई उसी के बाद लेखक और लेखक के सभी भाई शहर में स्थायी हो गए थे। इसीलिए जो पशु जो थे वही पशुओं को बेच दिया था। इसीलिए जब वो शहर से जब वापस गांव में थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए आते हैं तो अब पशु नहीं है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ अकेले खूंटे ही है, और वह खूंटा भी एकदम मुक्त है, क्योंकि अब पशु नहीं है, ढोर डंगर नहीं है। परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे। रंभाने का मतलब है गाय, भैंस या बैल की आवाज़। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि भाई हमारे पुराने घर में अब पशु नहीं है, ढोर डंगर नहीं है, फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ गाय, भैंस या बैल की आवाज़ सुनाई देती है। गाय, भैंस या बैल की आवाज़ लेखक कहता है मुझे
सुनाई देती है, ऐसा एहसास होता है। मैं एकदम खड़ा हो गया, मैं एकदम खड़ा हो गया कि भाई यहाँ न तो बैल है, न गाय है, न भैंस, तो ये आवाज़, रंभाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की यह खपरेल, कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी और यहाँ दादी दादा और पिताजी की अर्थियाँ बंधी थी। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रुंध गया हो। यहाँ आकर लेखक को अपनी जो पुराने यादें जो है वो यहाँ एकाएक ताज़ी होती है। अपनी बहनों की जब शादी हुई थी और शादी के मंडप जो यहाँ बनाए गए थे, इस प्रसंग को भी वो याद करते हैं। बाद में दादा दादी और उनके पिता की जो मृत्यु के जो प्रसंग है, वही प्रसंग भी उन्हें आज यहाँ एकाएक याद आते हैं। घर के अंदर के कमरे में गया, बंद जर्जरित कमरा अधिक मुखर लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा रहता था। अब यहाँ से लेखक अपने अंदर के कमरे में गए। अंदर का जो कमरा था वो वहाँ अनाज की कोठियाँ और कई सारी जो वस्तुएं होती है, वो सारी की सारी वस्तुएं उस कमरे में पड़ी रहती थी। तो लेखक अब उस कमरे के अंदर जाते हैं। वह सब तो कब का निकाल दिया। जो भी वस्तुएं वहाँ पड़ी रहती थी पहले, अनाज भरने की कोठी हो या और कोई वस्तु हो, वो सब वस्तु तो कब की निकाल दी गई। परंतु अभी भी कोने में दही बिलोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटकी है। कई जो वस्तुएं थी वो तो कब की बेच दी गई थी, लेकिन अब कुछ वस्तुएं अब भी इस कमरे के अंदर है। तो इस कमरे के अंदर अब कौन सी वस्तु है, तो कि भाई दही बिलोने का बड़ा सा मटका और रई, જેને આપણે ગુજરાતીમાં રવાઈ, છાશ ફેરવવા માટેની જે રવાઈ હોય ને એ રવાઈ यानी कि रई, वो रई और दही बिलोने का बड़ा सा मटका वो आज भी इसी कमरे में मौजूद है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी यहाँ जन्मी थी। लेखक कहते कि मेरा जन्म भी इसी घर में हुआ था और मेरी सभी संतानें की जन्म भी यहाँ हुई थी। बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे, वहाँ से होकर फिर दालान में आता हूँ। जहाँ जिस कमरे में लेखक कहते कि हम सब पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाते थे, उसी कमरे के अंदर लेखक जाते हैं। माँ अकेली बैठी है, सब इस समय इधर उधर है। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। अब लेखक वहाँ से जब माँ के पास जाता है और माँ को जब देखते हैं तो माँ अकेली बैठी है और बाकी के जो घर के सदस्य हैं वो इधर उधर है। लेकिन जब लेखक अपनी माता जी के पास जाते हैं तो लेखक की माँ जो है वो रो रही है, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है, कम दिखाई देता है और कम सुनाई देता है और वह रो रही है। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है। अब ज़्यादा दिन निकाले ऐसा नहीं लगता। मैंने पास जाकर पूछा, यह क्या तू रो रही है माँ? लेखक जब अपनी माता के पास जाते हैं तो माता रोती हुई नजर आती है। तो लेखक उन्हें पूछते हैं कि तू यह क्या तू रो रही है माँ?
और वह जोर से रो पड़ी। जब लेखक ने ये पूछा ना, तो लेखक की माँ जोर से रो पड़ी। यह घर बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। रोती रोती सिर्फ इतना ही बोली, यह घर। आगे का जो वाक्य जो है, आगे के जो शब्द है, वो नहीं बोल पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी उतना माँ इस समय रो रही थी। लेखक कहते हैं कि आज मेरी माँ जो रो रही है, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जब मेरे पिता की अवसान हुई थी तब माँ इतना नहीं रोई थी उतना वो इस समय रो रही है। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो। रोते रोते लेखक कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इस घर को मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो उतना कहकर अटक जाती है। यहाँ लेखक कहते हैं कि माँ ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक यह घर मत बेचो, क्योंकि मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ। तो कुछ दिनों का मेहमान मुहावरा है। परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि कुछ दिनों का मेहमान मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस मुहावरे का अर्थ है थोड़े समय, कुछ दिनों का मेहमान। मुहावरे का अर्थ है मृत्यु के निकट होना। कुछ दिनों का मेहमान मुहावरे का अर्थ है मृत्यु के निकट होना। तो यहाँ लेखक की माँ कहती है कि भाई मेरी मृत्यु भी अब कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसीलिए फिलहाल तुम अब इस घर मत बेचो। मेरे मरने के बाद तुम लोग जो चाहो वह करो। ऐसा लेखक कहते कि मेरी माँ ने कहा, परंतु माँ तूने ही तो कहा था। जब लेखक कहता है कि मेरी माँ ने जब मुझे इस प्रकार की बातें कही तो मैंने उसे कहा कि भाई माँ, तूने ही घर बेचने की अनुमति दी है, तूने ही घर बेचने की अनुमति दी थी। कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद। लेखक की माँ कहती है कि हाँ, मैंने कहा होगा, लेकिन जब मैं यहाँ इसी घर में जब आई, इतना कहकर अटक जाती है। पहले कहा होगा, अब नहीं। नहीं, इसे तुम मत बेचो, इस घर को तुम मत बेचो। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था और वह रोती ही जाती है। रोना बंद नहीं हुआ था। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लेखक कहते हैं कि जब माँ की रोती हुई सूरत जब मैंने देखी तो एक क्षण के लिए दुख हुआ और दूसरी क्षण विशेष आनंद हुआ। अब यहाँ देखिए, दुख और विशेष आनंद। विशेष आनंद किस बात का, इसकी भी वो यहाँ स्पष्टता करते हैं और कहते हैं, लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है, उसे अभी जगत में जीवन में रुचि है। लेखक कहता है कि पहले ऐसा लगता था कि माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है, माँ अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी, ऐसा लेखक को लगता था। लेकिन आज जब माता पुराने घर में आई तो उसे जीने की इच्छा, उनकी जो जीने की जो इच्छा है वो जागृत हुई है, ऐसा लगता है लेखक को। इसलिए लेखक कहते हैं कि दुख भी हुआ और विशेष आनंद भी हुआ। विशेष आनंद इस बात का हुआ कि माँ अब जीना चाहती है।
माँ को जीवन के प्रति रुचि है, ऐसा एहसास हुआ। इसीलिए उन्होंने कहा कि दुख के साथ साथ मुझे विशेष आनंद मिला। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा राग, हम सभी भाइयों ने ऐसा मान लिया था कि माँ जो है वह अब दिन गिन रही है, थोड़े दिनों की मेहमान है। लेकिन जब ये पुराने घर में थोड़े दिनों के लिए जब यहाँ हम रहने के लिए आए, तो इसी घर के साथ उनकी जो भावना है, वही भावना ने माँ को जीने के लिए प्रेरित किया है। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था। लेखक भी स्वीकारते हैं, कहते हैं कि माँ जिस प्रकार से घर बेचने की बात को लेकर परेशान है, दुखी है, ऐसे मैं भी इस घर बेचने की बात को लेकर अंदर ही अंदर परेशान हूँ। अंदर ही अंदर ये महसूस करता हूँ, अपराध बोध महसूस करता हूँ। परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी। अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी, कसक, पीड़ा, व्यथा, दुख। अब तो अंदर ही अंदर एक प्रकार की व्यथा उत्पन्न होने लगी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था। इस घर को बेचने का निर्णय मैंने अकेले ने नहीं लिया था, घर के पूरे परिवार ने मिलकर इस घर बेचने का निर्णय लिया था। इकरारनामा भी हो चुका था। इकरारनामा, करार पत्र, इकरारनामा भी तैयार हो चुका था। क्योंकि जब शहर में थे और वहाँ से जब यहाँ आए, उसके पहले तो लेखक ने तय कर लिया था कि इस घर को बेचना ही है। अच्छा सा ग्राहक भी मिल गया था। तो इकरारनामा, करार पत्र भी अब तो हो चुका था। लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकलते ही मौन हो जाता था। मैं भी इस पुराने घर को लेकर, बेचने की बात को लेकर परेशान था, व्यग्र था। उसी तरह मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य घर बेचने की बात को लेकर परेशान थे, व्याकुल थे। जब कभी भी घर की बात आती है तो घर के प्रत्येक सदस्य मौन हो जाते थे। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठ गए थे। इतने में छोटा भाई जो है वो मकान खरीदने वाले को साथ लेकर आया और सब परिवार के सभी सदस्य माँ के आसपास बैठे थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे। सभी सदस्य माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे थे, क्योंकि करार पत्र, इकरारनामा भी तैयार हो चुका था और वो ग्राहक भी लेखक के छोटे के भाई के साथ यहाँ आ चुका था। इसीलिए घर के प्रत्येक सदस्य माँ को समझाने की कोशिश करते हैं। हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे, इसी घर के पैसों से तुम कहोगी वैसा। सब लोग माँ से ये कहते कि माँ, ये घर बेचने का निर्णय ले लिया है, ग्राहक के साथ बातचीत भी हो गई है, इकरारनामा भी तैयार हो गया है, तो इस घर के पैसों से इसी गांव में एक नया घर बनाएंगे, तुम कहो वैसा। माँ ने कहा, मैंने इस घर की सहतीर तक ईंट चढ़ाई है, तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से बांधा है, इसीलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर तो मत बेचो। माँ को जब लेखक और लेखक के भाइयों ने कहा कि हम इसी घर के पैसों से इसी गांव में एक नया बढ़िया सा घर बनाएंगे, तो माँ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस घर की सहतीर तक
मैंने ईंटें चढ़ाई है, सहतीर यानी कि ऊंचाई तक, वहाँ मैंने ईंटें चढ़ाई है और तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से ये घर बनवाया है। इसीलिए मैं जब तक जीवित हूँ तब तक ये घर मत बेचो। मेरे मरने के बाद तुम बड़ा महल बनवाओ, लेकिन ये घर मत बेचो। परंतु ये घर मत बेचो। छोटा भाई समय की नज़ाकत समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा कि हम सबकी छाती पर से एक पत्थर सा हट गया। माँ की ये स्थिति देखकर छोटा भाई जो है वो समझ गया। इसीलिए छोटे भाई ने ग्राहक से कहा कि भाई अब तुम थोड़े समय के लिए रुक जाओ, जब ये घर बेचेंगे तो तुमको ही देंगे, अभी रुक जाओ। और इस प्रकार लेखक कहते हैं कि हमारे मन पर जो एक भार था वो भार हल्का हो गया, छाती पर से पत्थर हट गया। वो भी एक मुहावरा है, कभी कभार मुहावरे के प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि भाई छाती पर से पत्थर हटना तो भार उतरना। मन में जो एक प्रकार की जो व्यग्रता थी, मन में जो परेशानी थी, मन में जो व्याकुलता थी, वो अब समाप्त हो गई। अब बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। जब छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले से कहा कि भाई ये घर देंगे तो तुमको ही देंगे, लेकिन अब तुम रुक जाओ, अब हमें घर बेचना नहीं है, ये बात सुनकर माँ का चेहरा भी एक प्रकार उत्साह में नज़र आने लगा। और यहाँ लेखक कहते हैं कि बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। माँ का प्रफुल्लित चेहरा देखकर जर्जरित घर हंस रहा था। जर्जरित खंडहर, जर्जरित घर भी हंस रहा था कि अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ था। और इस प्रकार घर के प्रत्येक सदस्य को एक प्रकार की प्रसन्नता हुई। इस घर में आने के बाद घर के साथ जो लगाव है, घर के साथ जो भावना है, इस भावना का स्पर्श इस पुराने घर से हुआ। तो इस प्रकार लेखक अपने घर के प्रति जो अपनी भावना है, इस भावनाओं का वर्णन लेखक ने इस निबंध में किया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस निबंध का अभ्यास हम यहाँ पूरा करते हैं। थोड़े शब्दार्थ यहाँ है तो उसे भी देख लेते हैं। पुश्तैनी कई पीढ़ियों से चला आया, व्यग्र व्याकुल, झाड़ों सर्दी, अलाव तापने के लिए निमित्त जलाई गई आग, विश्रम्भ कथाएँ, प्रेम की बातें, सामयिक धार्मिक पाठ, उल्लाहना, उपालंब, शिकायत, इकरारनामा, करार पत्र, सहतीर, ऊंचाई तक। और स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो प्रश्न अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिख देना। तो आज हम इस निबंध को यहाँ पूरा करते हैं। अस्तु।